अगस्त 1947। जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए। खचाखच भरे रेलवे स्टेशन, छतों तक लोगों से लदी हुई ट्रेनें और हर तरफ मची एक अजीब सी अफरा तफरी। जो समुदाय सदियों से पड़ोसियों की तरह एक साथ रह रहे थे, वो अचानक रातों रात एक दूसरे के लिए अजनबी और दुश्मन बन गए। आज के इस विश्लेषण में हम इसी अकल्पनीय मानवीय त्रासदी पर बात करेंगे। एक ऐसी उथल पुथल जिसने दक्षिण एशिया का भूगोल और यहाँ के लोगों का इतिहास हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो चलिए आज इसी बात की गहराई में उतरते हैं। आपके मन में भी ये सवाल जरूर आता होगा कि आखिर महज कागज पर जल्दबाजी में खींची गई एक लकीर ने इतनी बड़ी तबाही कैसे मचा दी। एक तरफ बड़े बड़े राजनीतिक फैसले लिए जा रहे थे और दूसरी तरफ जमीन पर इंसानियत उसकी इतनी खौफनाक कीमत चुका रही थी। इन दोनों के बीच इतनी बड़ी खाई आखिर कैसे पैदा हो गई? आइए इस पूरी कहानी को शुरुआत से समझते हैं। 1,20,00,000। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए। ये सिर्फ कागज पर लिखा कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये उन विस्थापित शरणार्थियों की गिनती है जिन्हें रातों रात अपना पुश्तैनी घर, अपनी जमीन, अपनी यादें, अपना सब कुछ छोड़कर एक बिल्कुल नई और अनजान सीमा के पार जाना पड़ा। इस एक आंकड़े में वो सारा दर्द छिपा है जिसे हम आज डिकोड करने वाले हैं। अब देखिए, 1947 की ये भयानक त्रासदी रातों रात तो नहीं हो गई थी, है ना? इसकी नींव कई दशकों के फैसलों से रखी जा रही थी। अगर हमें इस पूरी घटना को समझना है तो हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। 1905 के बंगाल विभाजन से लेकर 1909 के पृथक निर्वाचक मंडल, 1940 का लाहौर प्रस्ताव, फिर 1946 का वो डायरेक्ट एक्शन डे और अंत में 1947 की माउंटबेटन योजना। ये वो पड़ाव हैं जिन्होंने इस उपमहाद्वीप के टुकड़े कर दिए। तो चलिए 1905 से शुरू करते हैं। बात है 1905 की, जब तत्कालीन वाइसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को 2 हिस्सों में बांटने का फैसला किया। अंग्रेजों ने क्या तर्क दिया? उन्होंने कहा कि भाई लगभग 8 करोड़ की आबादी वाला ये प्रांत बहुत बड़ा है, प्रशासन चलाने में दिक्कत आ रही है। लेकिन जमीन पर लोगों ने इसे कैसे देखा? वहां उभर रहे राष्ट्रवादी आंदोलन को साफ समझ आ गया कि ये अंग्रेजों की जानी मानी फूट डालो और राज करो की नीति है। मकसद बहुत साफ था, हिंदू और मुस्लिम आबादी को बांटो ताकि उनका साझा विरोध कमजोर पड़ जाए। और सच कहूं तो अविश्वास का वो बीज यहीं से बोया गया था और यहीं से चीजें कानूनी रूप लेने लगीं। 1909 के मॉर्ले मिंटो सुधारों को ही ले लीजिए। इस एक्ट ने पृथक निर्वाचक मंडल यानी सेपरेट इलेक्टोरेट की शुरुआत कर दी। इसका सीधा सा मतलब ये था कि मुस्लिम प्रतिनिधियों को अब केवल मुस्लिम मतदाता ही चुन सकते थे। इसके अलावा मुस्लिम मतदाताओं के लिए वोट देने की आय योग्यता भी कम कर दी गई। इस एक कदम ने धर्म और पहचान को राजनीति के साथ इतनी गहराई से जोड़ दिया जिसने समुदायों के बीच एक ऐसी पक्की दीवार खड़ी कर दी जिसे गिराना नामुमकिन हो गया। जैसे जैसे दशक बीतते गए, ये राजनीतिक दरारें और चौड़ी होती गईं और फिर आया 1940 का साल। मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने अपना ऐतिहासिक लाहौर प्रस्ताव पास किया। ये वो टर्निंग पॉइंट था जहां पहली बार बिल्कुल आधिकारिक तौर पर ये मांग रखी गई कि जिन इलाकों में मुसलमान बहुसंख्यक हैं, उन्हें मिलाकर स्वतंत्र राज्य बनाए जाएं। अब हम आ गए हैं 1946 के उस नाजुक मोड़ पर। इस वक्त 3 सबसे बड़ी ताकतें आमने सामने थीं और तीनों के लक्ष्य एक दूसरे से बिल्कुल अलग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक मजबूत केंद्र वाली अखंड भारत की वकालत कर रही थी। मुस्लिम लीग को हर हाल में अपने स्वायत्त अलग राज्य चाहिए थे और द्वितीय विश्व युद्ध से पूरी तरह थक चुकी ब्रिटिश सरकार, वो बस किसी तरह अपनी जल्द वापसी चाहती थी। साथ ये भी कि उनके रक्षा संबंध बने रहें। ये मांगे इतनी अलग थी कि इनके बीच सुलह का कोई भी रास्ता नहीं बचा था। जब कैबिनेट मिशन समेत बातचीत की सारी कोशिशें नाकाम हो गई तो राजनीति का पारा एकदम चरम पर पहुंच गया। मुस्लिम लीग ने अपनी मांग मनवाने के लिए डायरेक्ट एक्शन डे यानी प्रत्यक्ष कार्रवाई का आह्वान किया। जिन्ना का वो बयान कि या तो भारत का विभाजन होगा या फिर विनाश, उस वक्त के सुलगते माहौल का सीधा संकेत था। 16 अगस्त 1946 को तय किया गया ये दिन इस उपमहाद्वीप के इतिहास का एक बेहद काला अध्याय साबित होने वाला था। अगस्त 1946 में कलकत्ता में जो हुआ वो कोई आम राजनीतिक विरोध नहीं था। 4000 मौतें, और ध्यान रहे ये केवल 72 घंटों के अंदर मारे गए लोगों का सरकारी आंकड़ा है। इस घटना को द ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स कहा गया। यहाँ से हिंसा ने एक ऐसा खौफनाक रूप लिया जिसमें एथनिक क्लिंजिंग यानी जातीय सफाई के भयानक तत्व साफ दिखने लगे थे। शहर जल रहे थे और इंसानियत पूरी तरह से हार चुकी थी।
और ये आग सिर्फ कलकत्ता तक सीमित नहीं रही, इसने पूरे उत्तर भारत में हिंसा की एक ऐसी चेन रिएक्शन शुरू कर दी जिसे रोकना किसी के बस में नहीं था। कलकत्ता से उठी चिंगारी अक्टूबर तक नोआखाली पहुंची और फिर उसी साल के अंत तक बिहार में भारी नरसंहार हुआ। राजनीतिक खौफ और अफवाहों ने जमीनी स्तर पर समुदायों के बीच बचे खुचे भरोसे को भी पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया था। जमीन पर हालात इतने बेकाबू हो चुके थे कि लग रहा था जैसे पूरा देश एक भयंकर गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। ऐसे में वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन ने एक बहुत ही बड़ा और जल्दबाजी भरा फैसला लिया। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना का ऐलान हुआ, जिसमें ब्रिटिश वापसी की तारीख जो पहले जून 1948 थी उसे घटाकर सीधे 15 अगस्त 1947 कर दिया गया। इस अप्रत्याशित जल्दबाजी ने ये तय कर दिया कि विभाजन तो अब होकर रहेगा, लेकिन इसकी तैयारी के लिए वक्त बिल्कुल नहीं था। अब यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है वो जरा ध्यान से सुनिए। जिस इंसान को भारत की सीमाएं खींचने का काम सौंपा गया, सर सिरिल रैडक्लिफ, उन्हें इस विशाल और जटिल काम के लिए सिर्फ 5 हफ्ते का समय दिया गया। सोचिए, उन्होंने 1931 के पुराने जनगणना डेटा का इस्तेमाल किया। कोई संयुक्त राष्ट्र सलाहकार नहीं था और सबसे चौंकाने वाली बात, रैडक्लिफ को भारत के स्थानीय भूगोल या यहाँ की जमीनी हकीकत का रत्ती भर भी ज्ञान नहीं था। अपनी इस लापरवाह सर्जरी को अंजाम देने के बाद जिसका नतीजा ये हुआ कि नदियाँ, रेलवे लाइनें, खेत और जाने कितने सदियों पुराने गांव बीच से कट गए, रैडक्लिफ ने जो किया वो और भी अजीब था। 15 अगस्त को भारत छोड़ने से ठीक पहले उन्होंने अपने सारे ड्राफ्ट और कागजात जला दिए। उन्होंने कभी दुनिया को ये नहीं बताया कि उन्होंने वो सीमाएं आखिर किस आधार पर खींची। वही सीमाएं जिन्हें रैडक्लिफ लाइन कहा गया, आज़ादी के 2 दिन बाद 17 अगस्त को लोगों के सामने आई। इस जल्दबाजी में खींची गई लकीर ने सिर्फ लोगों को नहीं बल्कि पूरी की पूरी स्थानीय अर्थव्यवस्था को बीच से चीर कर रख दिया, खास तौर पर पंजाब और बंगाल में। जरा सोचिए, सीमा ने कुछ इस तरह बंटवारा किया कि उपजाऊ खेत एक तरफ रह गए और उन खेतों की फसल को प्रोसेस करने वाले कारखाने और बंदरगाह दूसरी तरफ चले गए। इस भयानक आर्थिक बंटवारे ने रातों रात एक ऐसी अस्थिरता पैदा कर दी जिससे उभरने में दशकों लग गए। लेकिन देखिए, अर्थशास्त्र और भूगोल से कहीं ऊपर है वो मानवीय कीमत जिसे शब्दों में समेटना शायद मुमकिन ही नहीं है। 1 करोड़ 20 लाख लोगों का बेघर होना, हिंसा से क्षत विक्षत शरीरों से भरी वो ट्रेनें, अपनी पैतृक जमीन को हमेशा के लिए पीछे छोड़ आने का वो दर्द। खास तौर पर पंजाब जैसे इलाके इस तबाही के सबसे बड़े शिकार बने। इस विस्थापन ने जो गहरे जख्म दिए हैं, उनका असर आज भी पीढ़ियों में महसूस किया जा सकता है। तो आज का ये विश्लेषण हमें अंत में एक बहुत ही गहरे और अहम सवाल के साथ छोड़ जाता है। इस इतनी बड़ी त्रासदी के लिए आखिर असली जिम्मेदार कौन था? क्या ये दशकों पुरानी फूट डालो और राज करो नीति का नतीजा था? क्या ये नेताओं की जिद थी, या फिर क्या इस भयानक मानवीय कीमत को किसी भी तरह से टाला जा सकता था? इतिहास शायद कोई एक सीधा जवाब नहीं देता, लेकिन ये हमें इन सवालों पर सोचने और अतीत से सबक लेने के लिए जरूर मजबूर करता है। इतिहास की ऐसी ही गहरी समझ के लिए हमारे इस विश्लेषण के साथ आगे भी जुड़े रहें।